नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार मेरे YouTube चैनल कंपटीशन हब पर। मैं बुरा हुसैन आपके प्यार और फीडबैक के लिए तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि थंबनेल देखकर आपको मालूम पड़ गया होगा कि इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं कि मध्य प्रदेश में जो कवायद चल रही है, आए दिनों इलेक्शन का दौर चल रहा है, बहुत सारी घोषणाएं की जा रही हैं। बहुत सारी घोषणाएं जो है वो केवल लोक लुभावन के लिए की जा रही हैं कि हमारी सरकार आ जाए या फिर हमारी सरकार को जो है वो बहुत अच्छा बहुमत मिल जाए, ताकि 5 साल के लिए फिर से हमारा शासन रहे और हम अपनी मनमानी फिर से करते रहें और शिक्षित युवाओं के लिए फिर से दोबारा ऐसे ही योजनाओं के बहाने लुभाकर उनके भविष्य को हम बर्बाद करते रहें। क्योंकि यही होता आ रहा है पिछले 5 वर्षों से। आपने देखा होगा कि जिस प्रकार की घोषणाएं की गई थी कि 1 लाख भर्ती निकाली जाएगी, 1.5 लाख भर्ती निकाली जाएंगी, इतने सरकारी पद निकाले जाएंगे, ये योजनाएं निकाली जाएंगी, बहुत सारी योजनाएं, बहुत सारे वादे आपसे किए गए थे। लेकिन आपने देखा होगा कि ये इलेक्शन का दौर चल रहा है। पिछले साल जो है वो आपका मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने कहा था कि 1 लाख भर्ती करवाएंगे, लेकिन अभी इलेक्शन के दौर में जो है कांग्रेस पार्टी या फिर बात कर लें आपका बीजेपी पार्टी, दोनों ही जो है वो आपका शिक्षा के क्षेत्र में जो है वो बड़ी बड़ी घोषणाएं कर रही हैं कि यदि हम 1 लाख भर्ती करवा कर देंगे तो कांग्रेस की सरकार बोलती है कि हम हर भर्ती के लिए जो है वो प्रतिबद्ध हैं, रोजगार के लिए जो है वो पूरी तरीके से प्रतिबद्ध हैं, भर्ती कानून बनाया जाएगा और हर समय पर भर्ती जो है वो निकाली जाएगी। शिक्षा के स्तर को और बेरोजगारी के स्तर को खास तौर से इसमें काम किया जाएगा। साथ में चर्चा करने वाले हैं आपके के जो भी करंट अफेयर्स हैं नेशनल लेवल पे या फिर इंटरनेशनल लेवल पे। यदि आप प्रतियोगी भर्ती परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो यहाँ से प्रश्न आपके एग्जाम्स में आते ही रहते हैं, तो कुछ करंट अफेयर्स के क्वेश्चन भी यहाँ पर मैं आपको बताने वाला हूँ। रिक्वेस्ट ये रहेगी कि यदि आप हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम पर विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना मत भूलिएगा, ताकि इसी तरह के अपडेट्स आपको समय समय पर मिलते रहे। सेंट्रल की, गवर्नमेंट की, स्टेट की, मध्य प्रदेश की सरकार की सभी भर्तियों की अपडेट्स, नोटिफिकेशन, इन्फॉर्मेशन, कट ऑफ एनालिसिस आपको समय समय पर मिलता रहे। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले आपसे बात कर लेता हूं कि मध्य प्रदेश में जैसा कि आपको पता है कि 17 तारीख को जो है वो वोटिंग होने वाली है, ठीक है। तो उसके मद्देनजर रखते हुए बहुत सारे जो है वो आपके प्रचार किए गए हैं, बहुत सारी घोषणाएं की गई हैं, जिसके बारे में आपको बहुत अच्छे से पता भी होगा और आप भली भांति उन सारी चीजों से परिचित होंगे कि किस प्रकार के जो है वो आपकी घोषणाएं की जा रही है। खासतौर से ये घोषणाएं जो है वो इलेक्शन के दौरान पर निकल कर आती है और इलेक्शन जैसे ही खत्म होता है तो ये योजनाएं और जो भी घोषणाएं होती हैं आपकी, वो सभी इलेक्शन खत्म होने के साथ ही समाप्त हो जाती हैं। कहीं से भी इनका यदि बात करें आपका तो वर्चस्व निकल कर नहीं आता है। तो ऐसी घोषणाओं में और ऐसी योजनाओं में आपको बिल्कुल भी फंसना नहीं है, क्योंकि आप एक शिक्षित हैं और शिक्षित युवा के तौर पर यदि आप अपना भविष्य सुनिश्चित करना चाहते हैं तो आपको अपने विवेक और बुद्धि के तौर पर जो है वो अपने मताधिकार का उपयोग करना चाहिए, क्योंकि आपको इतनी समझ है कि पिछली पार्टी ने क्या किया है और आगे आने वाली यदि कोई पार्टी रहेगी तो आपके लिए क्या करेगी। मैं ये नहीं कहता कि बीजेपी ने खराब काम किया है या फिर बीजेपी खराब काम कर रही है, और मैं ये भी नहीं कहता कि यदि कांग्रेस पार्टी आएगी तो कांग्रेस पार्टी अच्छा काम करेगी या फिर खराब काम करेगी, लेकिन आप सभी चीजों से भली भांति परिचित हैं कि किसने क्या काम किया है और किसने क्या काम नहीं किया है। तो 17 तारीख को अपने मताधिकार का बिल्कुल सूझबूझ के साथ आप प्रयोग कीजिए, ताकि आने वाला आपका भविष्य, यदि आप शिक्षित हैं और बेरोजगार हैं तो सुनिश्चित रहे और सुनहरा रहे। इसके बाद हम बात कर लेते हैं, देखिए आपका के करंट अफेयर्स से कुछ क्वेश्चंस जो है वो आपके सामने देख पा रहे होंगे आप स्क्रीन पे। नई दिल्ली रिलायंस फाउंडेशन की फाउंडर एवं चेयरमैन नीता अंबानी को ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड से सम्मानित किया गया है। देखिए, नीता अंबानी जो है वो आपकी, उनके लिए जो है वो ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड से जो है आपका सम्मानित किया गया है। किसने दिया है सम्मान, ये भी देख लीजिए। यूएस इंडिया स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप फोरम USISPF द्वारा दिल्ली में आयोजित एक समारोह में फोरम के अध्यक्ष जॉन चैम्बर्स ने नीता अंबानी को अवार्ड दिया। कार्यक्रम में भारत सरकार के शीर्ष अधिकारी और बिजनेस लीडर शामिल थे। फोरम ने कहा कि नीता अंबानी के नेतृत्व में रिलायंस फाउंडेशन ने शिक्षा, कला, खेल और स्वास्थ्य के माध्यम से लाखों भारतीयों को जो है वो आपको क्या किया है, प्रभावित किया है। तो देखिए, ये अपडेट जो है वो निकल कर आया था, तो सोचा इससे आपको एक बार रूबरू करा दूं। तो आपको एक बार फिर से दिखा देता हूं मैं सामने स्क्रीन पर, आप देख पा रहे होंगे। देखिए, देख पा रहे होंगे आप सामने स्क्रीन पर किसे अवार्ड दिया गया है, नीता अंबानी जी को अवार्ड दिया गया है। और क्या अवार्ड दिया गया है इससे भी आप भली भांति परिचित होंगे बहुत अच्छे से, मुझे इसको बताने की जरूरत नहीं है। देखिए, फिर से एक बार रिपीट कर देता हूं, नीता अंबानी जी को जो है वो ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड दिया गया है। यूएस इंडिया स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप फोरम द्वारा दिल्ली में आयोजित एक कार्यक्रम में इनको अवार्ड जो है वो दिया गया है। देखिए, इसके बाद बात कर लेते हैं
ये सामने जो आप तस्वीर देख रहे हैं, इस तस्वीर को यदि आप उत्तर प्रदेश से हैं तो बहुत अच्छे से पहचानते होंगे, और यदि आप उत्तर प्रदेश से नहीं है, मध्य प्रदेश से हैं, या फिर ऑल ओवर इंडिया में किसी भी प्रदेश से, किसी भी स्टेट से हैं, तो इन के लिए किसी भी परिचय की आवश्यकता नहीं है, आप बहुत अच्छे से जानते होंगे। ये है बैजनाथ अग्रवाल। जी हाँ, गीता प्रेस गोरखपुर के ट्रस्टी रहे बैजनाथ अग्रवाल का 90 वर्ष की उम्र में जो है वो निधन हो गया है। उन्होंने साल 1950 में गीता प्रेस ट्रस्ट ज्वाइन किया था। शहर के सिविल लाइन स्थित हरिओम नगर आवास पर शुक्रवार रात उन्होंने 90 साल की आयु में अंतिम सांस ली है। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और प्रधानमंत्री मोदी ने उन्हें बतौर ट्रस्टी सम्मानित भी किया है। थोड़ा सा और अपडेट देख लेते हैं इस पर क्या है। देखिए, आप सामने देख पा रहे होंगे उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी नाथ जी जो है, आप देख पा रहे होंगे सामने, उन्होंने भी इस पर शोक जो है वो आपका व्यक्त किया है। गीता प्रेस गोरखपुर के ट्रस्टी श्री बैजनाथ अग्रवाल जी का निधन अत्यंत दुखद है। विगत 40 वर्षों से गीता प्रेस के ट्रस्टी के रूप में बैजनाथ जी का जीवन सामाजिक जागरूकता और मानव कल्याण के लिए समर्पित रहा है। उनके निधन से समाज को अपूरणीय क्षति हुई है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी आपका आने वाले करंट अफेयर से क्वेश्चन में आपको मिल सकता है। देखिए, गीता प्रेस के बारे में थोड़ा सा आपको इन्फॉर्मेशन देता हूं। देखिए, सामने आप देख पा रहे होंगे, साल 1923 में हुई थी गीता प्रेस की शुरुआत। गीता प्रेस शुरुआत सन 1923 में हुई थी। इसके संस्थापक महान गीता मर्मज्ञ श्री जयदयाल गोयंदका थे। यह दुनिया के सबसे बड़े प्रकाशकों में से एक है, जिसने 14 भाषाओं में 41.7 करोड़ पुस्तकें प्रकाशित की हैं। 14 सालों में 41.7 पुस्तकें प्रकाशित की हैं। तो ये फिगर भी आपसे पूछा जा सकता है, जिसमें या फिर जिनमें भगवत गीता की 16.21 करोड़ प्रतियां जो है वो आपकी शामिल है। तो ये भी एक बहुत बड़ा इतिहास है कि इतनी सारी प्रतियां जो है वो आपकी प्रकाशित की गई हैं गीता, भगवत गीता की। ठीक है, और इनके लिए जो है वो आपका गांधी शांति पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है। देखिए, संस्कृति मंत्रालय की तरफ से साल 2021 में गीता प्रेस को गांधी शांति पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है, जिस पर पीएम मोदी ने कहा था, गीता प्रेस विश्व का एक ऐसा इकलौता प्रिंटिंग प्रेस है जो सिर्फ एक संस्था नहीं बल्कि एक जीवंत आस्था है। गीता प्रेस का कार्यालय करोड़ों लोगों के लिए किसी भी मंदिर से जरा भी कम नहीं है। गांधी पुरस्कार में 1 करोड़ रुपए की राशि के साथ एक प्रशस्ति पत्र दिया जाता है। गांधी पुरस्कार एक वार्षिक पुरस्कार है, जिसकी शुरुआत सरकार ने 1995 में महात्मा गांधी की 125वीं जयंती के अवसर पर गांधी द्वारा प्रतिपादित आदर्शों को सम्मान देते हुए की थी। देखिए, गांधी शांति पुरस्कार जो है वो आपका गांधी जी की 125वीं जयंती के अवसर पर इसका शुभारंभ किया गया था। गांधी जी के आदर्शों को सम्मानित करने के लिए इसकी जो है वो शुरुआत की गई थी, और इसमें 1 करोड़ रुपए का पुरस्कार दिया जाता है आपका। ठीक है, और साथ में एक प्रशस्ति प्रमाण पत्र भी इसमें आपको प्रोवाइड किया जाता है। इसके बाद बात कर ले हम, आपका सामने आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, यदि आप इन्हें नहीं पहचानते तो आने वाले समय में ये आपको न्यूज में देखने के लिए बहुत अच्छे से मिल जाएंगे। सुल्तान इब्राहिम बने मलेशिया के नए राजा। देखिए, मुस्लिम बहुदेश मलेशिया में राजा का चुनाव हर 5 साल पर होता है। मलेशिया में राजा इस्लाम के प्रमुख और उनके सशस्त्र बलों के कमांडर इन चीफ के रूप में कार्य करता है। मलेशिया एक संवैधानिक राजतंत्र है, जिसमें एक अनूठी व्यवस्था है। यहाँ 9 शाही परिवार के मुखिया 9 राज्यों के सुल्तान है। 9 शाही परिवार के मुखिया 9 राज्यों के सुल्तान है। बड़ी अजीब बात है, जो बारी बारी से 5-5 साल के लिए राजा बनते हैं। देखिए, मलेशिया में सुल्तान इब्राहिम इस्कंदर को नया राजा चुना गया है। फिर से रिपीट कर देता हूं, मलेशिया में सुल्तान इब्राहिम इस्कंदर को नया राजा चुना गया है। वे 31 जनवरी 2024 को वर्तमान राजा अल सुल्तान अब्दुल्ला से पदभार ग्रहण करेंगे। किससे पदभार ग्रहण करेंगे? मतलब पहले जो थे राजा वो कौन थे आपके? अल सुल्तान अब्दुल्ला से पदभार जो है वो आप ग्रहण करेंगे। सुल्तान इब्राहिम को 17वां राजा चुना गया है। मलेशिया में राजा का पद काफी हद तक औपचारिक है, लेकिन वे प्रधानमंत्री जैसी प्रमुख नियुक्ति की देखरेख करते हैं। देश में लंबे समय तक राजनीतिक अस्थिरता के कारण हाल के वर्षों में राजशाही अधिक प्रभावशाली हो गई है। मलेशिया के राजा की भूमिका देख लीजिए आप क्या रहती है थोड़ी सी। इसके बारे में इसलिए बता रहा हूं कि हो सकता है आपका क्वेश्चन यहां से ना निकलकर इस टॉपिक से कहीं अंदर से क्वेश्चन निकल कर आए। तो यदि आप किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, रेलवे की तैयारी कर रहे हैं, बैंकिंग की तैयारी कर रहे हैं, पीईबी की तैयारी कर रहे हैं, फिर बात कर ले आपको एमपीपीएससी फिर यूपीएससी के एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो करंट अफेयर से क्वेश्चंस वहां पे डेफिनेटली आते हैं। तो यहां से आपको क्वेश्चन वहां पर देखने के लिए बिल्कुल मिलेंगे। यदि वीडियो को आप देख रहे हैं तो रिक्वेस्ट रहेगी कि वीडियो के साथ
लास्ट तक बने रहिए ताकि पूरी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन आपके जो है बीते कुछ दिनों के आपको यहाँ पर अच्छे से मिल पाए। और यदि चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। आगे देखिए, मलेशिया में राजा की भूमिका को काफी प्रतिष्ठा दी जाती है, खासकर देश के मलय मुस्लिम बहुसंख्यकों के बीच राजा के प्रति अवमानना भड़काने वाली आलोचना के लिए जेल की सजा हो सकती है। यदि आप राजा के खिलाफ कुछ भी बोलते हो और भड़काने वाले भाषण देते हैं या फिर कोई भी काम करते हैं तो आपको जेल की सजा इसमें हो सकती है, ऐसा प्रावधान है। आखिरी बार जौहर सुल्तान 39 साल पहले राजा बना था, जब इब्राहिम के पिता सुल्तान इस्कंदर को 1984 में मलेशिया का 8वां राजा घोषित किया गया था। अब देख लीजिए, जो राजा अभी बने हैं, मतलब आने वाले समय में 2024 में जो आपको पदभार ग्रहण करेंगे उनके बारे में थोड़ा सा डिटेल बता रहा हूं। देखिए, नए राजा सुल्तान इब्राहिम इस्कंदर 64 साल के हैं और वो मलेशिया के दक्षिण राज्य जौहर से आते हैं। इब्राहिम धनी और शक्तिशाली जौहर शाही परिवार से हैं, जिसका मुखिया अपनी निजी सेना की कमान संभालता है। सुल्तान इब्राहिम दूसरे सुल्तानों के विपरीत राजनीति को लेकर काफी मुखर है, बहुत अच्छी बात है। उनके प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम के साथ घनिष्ठ संबंध है और वे अक्सर मलेशियाई राजनीति पर टिप्पणी करते हैं। सुल्तान इब्राहिम ने अपनी पढ़ाई अमेरिका में की है। तो ये था कुछ उनके बारे में जो कि आपको पता होना चाहिए यदि क्वेश्चन यहाँ से निकलता है। तो इसका इलेक्शन कैसे होता है देख लीजिए। भले ही राजा बनने का तरीका पहले से तय हो, लेकिन इसके बावजूद एक गुप्त मतदान होता है। इस गुप्त मतदान में बैलेट पेपर पर इस्तेमाल होता है। बैलेट पेपर में बस पहले से तय सुल्तान का नाम लिखा होता है। हर सुल्तान को यह बताना जरूरी होता है कि क्या नामांकित व्यक्ति राजा बनने के लिए उपयुक्त है। राजा बनने के लिए उम्मीदवार को बहुमत मिलना चाहिए। जब वोटिंग के नतीजे घोषित हो जाते हैं तो बैलेट पेपर को सुल्तानों के सामने नष्ट कर दिया जाता है। तो देखिए, जो भी बैलेट पेपर होता है उस पर आपको अपनी जो है वो आपकी एक्सेप्टेंस या फिर आपका जो है वो निर्णय बताना पड़ता है कि क्या जो राजा आपके सामने नामांकित है वो उपयुक्त है या फिर नहीं है। जैसे ही आपका इलेक्शन कंप्लीट होता है तो जो बैलेट पेपर है वो आपके सामने जो है वो आपका सुल्तानों के सामने नष्ट कर दिया जाता है। इसके बाद सबसे बड़ा क्वेश्चन जो है वो आपका करंट अफेयर्स का निकल कर आया है। यहाँ से क्वेश्चन डेफिनेटली आपको देखने के लिए मिलेगा। यदि प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो ये वाला पोर्शन जरूर देखिएगा। डेफिनेटली यहाँ से आने वाले एग्जाम्स में आपका क्वेश्चन निकल कर आएगा। देखिए, एशिया पैरा गेम्स 2023 में भारत ने रचा इतिहास, पदकों का शतक पूरा, पीएम नरेंद्र मोदी भी हुए गदगद। एशियन पैरा गेम्स 2023 में भारत ने इतिहास रच दिया है। भारत ने इन खेलों में पदकों की संख्या को शतक के पार कर दिया है। इस उपलब्धि से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी बहुत खुश हैं। देखिए, भारतीय पैरा एथलीट ने शनिवार 29 अक्टूबर को इतिहास रच दिया है। भारतीय खिलाड़ियों ने हांगझोंग में जारी एशियन पैरा गेम्स में अपना 100वां पदक जीता है, जिसमें दिलीप महादू गावित ने देश के स्वर्ण पदक दिलाया है। भारत ने पहली बार इन खेलों में इतनी बड़ी संख्या में पदक जीती है। फर्स्ट टाइम एवर इन इंडिया के पैरालंपिक में इंडिया ने इतने ज्यादा मेडल जो है वो आपको जीते हैं। देश की इस उपलब्धि से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी खुश हैं। शुक्रवार 28 अक्टूबर तक भारत ने 99 पदक जीत लिए थे, जिसमें स्वर्ण पदक भी शामिल था। ठीक है, और अभी इनका जो आपका नंबर है वो 100 आपका पार हो चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक्स जो है, देखिए एक्स आप देख रहे होंगे, ये एक्स क्या है, तो ट्विटर का जो है वो लोगो चेंज कर देगा, इसलिए यहाँ पर एक्स लिखा है। तो ये भी आपके लिए जानकारी जो है वो होना चाहिए। एशियाई पैरा खेलों में 100 पदक, अद्वितीय खुशी का क्षण। यह सफलता हमारे एथलीटों की प्रतिभा, कड़ी मेहनत और दृढ़ संकल्प का परिणाम है। यह उल्लेखनीय मील का पत्थर हमारे दिलों को अत्यधिक गर्व से भर देता है। मैं अपने एथलीटों, कोचों और उनके साथ काम करने वाली संपूर्ण सहायता प्रणाली के प्रति अपनी गहरी प्रशंसा और आभार व्यक्त करता हूं। ये मेडल हम सभी को प्रेरित करती हैं। वे एक अनुस्मारक के रूप में कार्य करते हैं कि हमारे युवाओं के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। और आपने देखा होगा कि गेम्स में जो है वो इंडिया बहुत बड़े चढ़े लेवल पर जो है वो अच्छा प्रदर्शन कर रही है। आगे देखिए, दिलीप महादू गावित ने पुरुषों की 400 मीटर T47 स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता है। उन्होंने 49.48 सेकंड के शानदार समय के साथ गोल्ड मेडल पर कब्जा जमाया। पहली बार भारतीय पैरा दल ने इन खेलों में 100 पदक जीते हैं, जिसमें यह उनका अब तक का सबसे सफल पैरा एशियाई खेल अभियान बन गया है। मतलब अभी तक जितने भी पैरा एशियाई गेम्स होते थे उन सभी में सबसे अच्छा प्रदर्शन जो है वो इस बार 2023 के पैरा गेम्स में हुआ है। खबर लिखे जाने तक भारत ने 26 स्वर्ण, 29 रजत और 45 कांस्य अपने नाम कर लिए हैं। इस तरह पदकों की संख्या 3 अंकों में पहुंच गई, मतलब 100 जो है वो आपके यहाँ पर पद हो चुके हैं।
बता दें कि चौथी बार एशियन पैरा गेम्स का आयोजन हो रहा है और भारत ने चौथे प्रयास में ही पदकों का शतक पूरा किया है। वहीं मेन एशियाई गेम्स में भारत को इन उपलब्धियों को हासिल करने में कई दशक लग गए। भारत ने कुछ ही महीनों पहले एशियन गेम्स 2023 में भी 100 से ज्यादा पदक हासिल किए थे। देश के लिए सबसे ज्यादा पदक पिछले एशियाई पैरा गेम्स में आए थे, जब जकार्ता में 2018 में 15 स्वर्ण, 24 रजत, 33 कांस्य सहित 72 पदक भारत की झोली में आए थे। 2018 में जो आपका ओलंपिक्स हुआ, जो आपका पैरालंपिक हुआ था, उसमें आपके टोटल 72 जो है वो आपके मेडल यहाँ पर मिले हुए थे। इसके बाद बात कर लें आपका कि नौकरी के अपडेट्स क्या निकल कर रहा है, किन भर्तियों के लिए जो है आप करंट में भी अप्लाई कर सकते हो। तो सामने देख पा रहे होंगे सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया ने विशेष सर्वज्ञ अधिकारी के 192 पदों पर आवेदन मांगे हैं। आवेदन 19 नवंबर तक किया जा सकता है। यदि आप इसका और भी अपडेट चाहते हैं तो जो बैंक की वेबसाइट है www.centralbankofindia.co.in पर जाकर जो है वो आप अपडेट ले सकते हैं। एम्स भोपाल में 357 वैकेंसी, एम्स भोपाल ने ग्रुप सी के 357 पदों पर वैकेंसी निकाली है। आवेदन 20 नवंबर तक किए जा सकेंगे। अधिक जानकारी के लिए आप amsbhopal.edu.in पर जो है वो आप विजिट कर सकते हैं। इसके बाद बात कर लें आपका बैंक ऑफ महाराष्ट्र का, तो बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने अधिकारी स्किल सेकंड व थर्ड के 100 पदों पर वैकेंसी निकाली है। आवेदन 6 नवंबर तक किए जा सकते हैं। वेबसाइट आप यदि चाहें तो bankofmaharashtra.in पर विजिट करके इन भर्तियों के बारे में अपडेट प्राप्त कर सकते हैं। यदि कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी डाउट हो, कोई भी आपका असमंजस में प्रश्न हो तो कमेंट जरूर कीजिएगा। यदि वीडियो पसंद आया तो लाइक करना मत भूलिएगा और बहुत अच्छा लगा है तो अपने फ्रेंड के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। फिलहाल तो वीडियो में इतना ही। आने वाले समय में देखते हैं कि इलेक्शन का रिजल्ट क्या आता है, शिक्षित युवाओं के लिए मध्य प्रदेश की नई सरकार कितना काम करती है, देखना ये दिलचस्प रहेगा। आपका बहुमूल्य समय देने के लिए आप सभी के लिए तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। खुश रहें, मुस्कुराते रहें, अपना बहुत ख्याल रखें, अपने परिवार का बहुत ख्याल रखें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।